नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत संकट क्या है उसके बारे में आज की सेशन में बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा आदेश आ गया है, ऐसी कौन सी परिभाषा आ गई है जिसकी वजह से जो अरावली है वो संकट में घिरी हुई है और लगातार इसके बारे में चर्चा है वो चल रही है। तो एक बार फटाफट सेशन को आपके सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज के इस इन्फोग्राफिक्स वाले। एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो आपको इसमें मिलने वाली है और ये जो सारे जो चीजें हैं उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। सबसे पहले बात समझते हैं कि सर ऐसा हुआ क्या, ऐसी कौन सी चीजें एकदम से हो गई है जिसकी वजह से अरावली में एकदम इतना बड़ा संकट आ गया है। वैसे हम देखते हैं कि कोई भी पर्वत श्रेणी है, कोई पर्वतमाला है, कोई नदी है, झील है, उसमें ऐसा होता है धीरे धीरे कोई परिवर्तन हो रहा है, उसी वजह से वो संकट होता है। लेकिन यहां पर ऐसी कौन सी चीज आ गई है जिसकी वजह से अरावली है वो एकदम से ही यहां पर संकट है वो छा गया है अरावली पर। और चारों तरफ मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आपके पहुंच रहे हैं कि सर क्या चीज हो गई है अरावली के बारे में, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अरावली संकट आ गया है। तो इसके बारे में डिटेल से बात कीजिए, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात समझते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखो हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, जिसे हम केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बोलते हैं, उसको लगातार कहा सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि अरावली क्या है, इसकी परिभाषा बताइए कि जो अरावली है उसकी परिभाषा दीजिए। अब अरावली की परिभाषा का मतलब क्या हुआ, वैसे तो अरावली है ही, लेकिन किस क्षेत्र को हम अरावली के रूप में कंसीडर करेंगे ये चीज बताइए। तो ठीक था, ये चीजें चल रही थी 2024 से ही ये चीजें चल रही हैं। लेकिन फिर नवंबर 2025 की बात है, 20 नवंबर 2025 की बात है, सुप्रीम कोर्ट है। अब देखो यहां पर जो हमारा मंत्रालय है ना, जिसे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने सीधा सुप्रीम कोर्ट को, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को यह परिभाषा दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूर किया और तब से चीजें हैं वो चर्चा में बनी हुई थी। बीच में थोड़ा सा गैप रह गया, भाई नवंबर के बारे में चीजें गैप थी, लेकिन अब जैसे ही इसके बारे में बात हुई, चर्चाएं होने लगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर आया। अब आप कहोगे सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो बताइए कि भाई परिभाषा में ऐसी कौन सी बात कही है। तो यहां पर इस परिभाषा को समझते हैं कि इस परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी परिभाषा है जिसको एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है, जिसमें दिक्कत आ रही है। तो आप थोड़ा सा अरावली के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि अरावली पर्वतमाला है, ये प्राचीनतम पर्वतमाला है और विश्व की जो प्राचीन पर्वतमाला है उनमें से एक है। ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। इसका निर्माण है वो ऐसा कहा जाता है वलित पर्वत से हुआ है और अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में वर्तमान में बना हुआ है ना। हम इसकी बात करें लंबाई की तो लगभग 690 या 692 किलोमीटर लंबी है। ये 692 किलोमीटर लंबी है, ये फैली हुई है। और इसकी औसत ऊंचाई के बारे में मैं औसत ऊंचाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अभी आगे मामला बैठने वाला है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत जो ऊंचाई है वो लगभग है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा एक्सेप्ट की है, खेड़ब्रह्म जो गुजरात है, गुजरात का खेड़ब्रह्म है, वहां से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लगभग 550 किलोमीटर लंबा जो हिस्सा है, लगभग अरावली का 80% हिस्सा है वो कहां पर है, वो राजस्थान में फैला हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो राजस्थान में बनी हुई है ये। क्योंकि यहां पर देखो, अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी बात कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब वैसे तो हमारा जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है उसने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब मुहर लगाने पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर से कम है, उसको अरावली कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे मान लो कि यहां पर ये कोई पर्वत क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, और उसमें हम माने कि ये है वो कितनी है, मान लो 100 मीटर से ऊंची है, ये भी 100 मीटर से ऊंची है, 100 मीटर से ऊंची है। लेकिन ये साहब 100 मीटर नहीं है, ये मान लो कि हम बात करें 950 मीटर ही है ना, सॉरी 950 नहीं, हाँ 95 मीटर ही है, मान लो ऊंची है, तब इसे अरावली में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब इससे मतलब क्या हुआ सर, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? तो यहां पर सरकारी जो परिभाषा है वो आपको सीधा बताऊं तो सरकार ने कहा है कि ऐसी भू आकृति, किसी भी भू आकृति को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब वह स्थानीय भूमि स्तर से। अब सर यहां पे और गड़बड़ हो गई है। देखो जो भी भारत में आपने कई बार, आप जब रेलवे में आपने सफर किया होगा, ट्रेन में आप गए होंगे, तब आपने नोट किया होगा हर जो रेलवे स्टेशन होता है उस पर लिखा हुआ होता है समुद्री तल से 950 मीटर ऊंचाई।
देखा आपने, कभी नोट किया? हमेशा जगह रहता है, क्योंकि समुद्र, पूरी दुनिया में समुद्र है, उसकी ऊंचाई एक ही है भाई, सारी समुद्र जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो ऊंचाई मानी जाती है, उसको कंसीडर किया जाता है कि समुद्र तल से कितनी है। लेकिन यहां पर जो परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है स्थानीय भूमि स्तर से। क्या लिखा हुआ है कि स्थानीय भूमि से, यदि समुद्र तल से मान लो ऊंचाई 100 मीटर रहे, तब तो एक छोटी मोटी जो डूंगरी होती है ना, पहाड़ी, उसके भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर जो परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है कि भू आकृति, मतलब किसी भी भू आकृति को अरावली का हिस्सा तब माना जाएगा जब स्थानीय भूमि स्तर से, स्थानीय मतलब वहां की जो भूमि स्तर है उससे से कम 100 मीटर ऊंची होनी चाहिए। जो ऐसी पहाड़ियां, जो ऐसी पर्वत जो कि अरावली का हिस्सा अब तक माना जाते थे और उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो अब अरावली के हिस्सा नहीं रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्ट करते ही मामला क्या हुआ सर? एक्सेप्ट करते ही आंकड़े जब हमने देखे तब साहब दिमाग चकरा गया। कैसे दिमाग चकरा गया? कि सर टोटल जो अरावली है, टोटल जो अरावली है, ये मान लो पूरी अरावली है, उस अरावली में मात्र 8.7% पहाड़ियां ही ऐसी है जिसकी ऊंचाई है वो 100 मीटर से ज्यादा है। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली कितनी है? मात्र 8.7% ही है जिसकी ऊंचाई है वो, ये जो बेंचमार्क है कि भैया 100 मीटर ऊंची होनी चाहिए, उसको क्रॉस करता है। इसका मतलब सर बची हुई भाई साहब अरावली का हिस्सा नहीं होगी। अब आप कहोगे सर इससे क्या नुकसान हो गया? अरावली का हिस्सा है तो है, नहीं है तो नहीं है, उसे क्या ही फर्क पड़ता है? कोई पहाड़ को उठा के घर पे थोड़ी ले जाएगा। अरे भाई साहब घर पे ही ले जाता है। यहां पर क्या था, इतने समय पहले अरावली है वो सुरक्षित थी। देखो यहां पर हम कुछ में चीजें आपको दिखाऊं, यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट्स 100 मीटर रूल्स, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, द इंडियन एक्सप्रेस के हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया गया है कि यहां पर इंटरनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के असेसमेंट में पाया गया है कि टोटल 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में से केवल 1,048, सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ऐसी है जो कि 10 मीटर के बेंचमार्क को पूरा करती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि जिसे आमतौर पर अरावली का इलाका समझा जाता है उसका लगभग 90% कानूनी सुरक्षा है वो खो देगा। मतलब यहां पर 90% जो अरावली है उसका क्या हो जाता है? सफाया हो जाता है। वो अब अरावली है ही नहीं, उसको हम अरावली कह ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखते हो भाई अरावली की स्थिति कैसी है। हम बात करें वर्तमान में जो अरावली है वो कैसी है, तो अवशिष्ट पर्वत है, मतलब लगभग वो ऐसी श्रेणी में है कि जब उसका मतलब मान लो डोकरा हो गया, बूढ़ा हो गया है ना, बूढ़ा होता है तो आदमी कैसा हो जाता है, वैसी स्थिति किसकी है? अरावली की स्थिति है। तो अब यहां पर 90% अरावली का हिस्सा अरावली में कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को मंजूरी दे दी है। तो हम तो यही कहेंगे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहां पर बात करें कि इतने टाइम कैसे हो रहा था भाई, इतने टाइम अरावली कैसे प्रोटेक्ट हो रही थी, इसके बारे में सर बताइए। चलो ठीक है, अब तो अरावली है जो 10 मीटर से जो नीचे हैं, सॉरी 100 मीटर से जो नीचे हैं उनको अरावली में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इतने दिन ऐसा क्या था जिससे अरावली सुरक्षित थी? तो यहां पर बात करें, लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ अरावलीज हैज बीन litigated repeatedly in courts and tribunals. The National Green Tribunal जो NGT है and various high court have previously recognized part of Aravali as ecologically sensitive। कि भाई साहब पहले जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, वो और वेरियस जो हाई कोर्ट्स है, बहुत सारे जो राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं, वो क्या करते थे? अरावली को रिकॉग्नाइज करते थे, अरावली को उसमें कंसीडर करते थे कि अरावली क्या है? एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। समझ रहे हो, है ना? और उसकी वजह से है ना इशूड कर्ब्स एंड इलीगल माइनिंग एंड एनक्रोचमेंट, जो इलीगल माइनिंग होती है, जो एनक्रोचमेंट होती है, उसको क्या करते थे? प्रोटेक्शन करते थे। इसको क्या मानते थे? इकोलॉजिकल सेंसिटिव मानते थे। इसके लिए यहां पर माइनिंग की जो चीजें हैं, उसको जो एनक्रोचमेंट हो रहा है इलीगल तरीके से, उसको रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो प्रयास है वो करता रहता था। लेकिन अब क्या हुआ भाई साहब, 90% जो एरिया है वो अरावली में कंसिडर किया हुआ ही नहीं है। जब अरावली होगा ही नहीं तो यहां पर ये माइनिंग वगैरह होती रहेगी। जब माइनिंग होती रहेगी तब बहुत नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा सर? मुझे ये बताओ कि अभी भी आपने देखा होगा आपके आसपास में क्षेत्र में यदि अरावली है तो वहां से छोटा मोटा खनन है वो होता रहता है। अरावली है उससे जो पत्थर वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो निकाली जा रही है। लेकिन जब यहां पर लीगल किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा? अरावली है उससे खोदी जाएगी, अरावली का सफाया कर दिया जाएगा। जो क्षेत्र, जो ऐसी पहाड़ियां हैं जिसकी ऊंचाई है वो 100 मीटर से कम है, उनको तो खा जाएंगे लोग।
है ना, और फिर कुछ सरकार, है ना, हम कुछ है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू है वो बना हुआ है। यहां पर हमने देखा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंतरिक आकलन के मुताबिक 15 जिलों में फैली हुई, है ना, 12,081 अरावली की पहाड़ियां हैं, जो कि 20 मीटर या उससे ऊपर वाली में सिर्फ कितनी होती है, 1048 पहाड़ियां हैं, यानी 8। ये सारा डाटा मैंने आपको बता ही दिया है। 20 मीटर ऊंचाई इसलिए अहम है क्योंकि इतनी ऊंचाई वाली छोटी पहाड़ियों को तेज हवा से रोकने में अहम भूमिका होती है। कुल मिला के जो छोटी हवाएं होती हैं उसको रोक भी लेती है, इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई साहब ये जो है वो इसका कोई कंसिडरेशन है नहीं। आगे बात करें, जो मंत्रालय वो कहता है ढलान का हमें क्या है, भ्रम है ना। वैसे यहां पर बात करें, वैसे जो ये परिभाषा है इसमें कहा गया है, जो परिभाषा है इसमें कहा गया है कि जो ढलान है, स्लोप है, और उसके आसपास की जो स्थलाकृति है ना, जो सराउंडिंग ट्रोपोलॉजी है, उसको भी उसमें शामिल है वो किया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर कहा गया है कि मंत्रालय ने कहा है कि 34 में से 12 अरावली जिलों में औसतन ढलान 3 डिग्री से कम है, इसलिए एफएसआई का 3 डिग्री वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। पर असलियत यह है कि इन जिलों का बड़ा हिस्सा मैदानी है, इसलिए पूरे जिला की औसत ढलान कम दिखाना स्वाभाविक है कि यहाँ पूरे जो जिला है वो भी क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में वैसे ही ढलान है वो कम होती है, इसकी वजह से ये चीजें हैं वो की गई है। समझ रहे हो बात को। तो ये सारा मामला है। और अब बात करें न्यायिक सुरक्षा के लिए, मैंने आपको बताया था कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से अरावली की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई है। 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनरेगुलेटेड माइनिंग को रोकने के लिए बार बार दखल किया था। भाई वहां पर दखल कर रही थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले बोलती थी भाई अरावली है ना वो इको सेंसिटिव जोन है, तो यहां पर आप खनन नहीं कर सकते हो। लेकिन अब जब ऐसा हो गया है कि भैया जो कुछ जो पहाड़ियां हैं मान लो 8.7% है उसको ही सुरक्षित किया जा सकता है, उसी पर ही सुप्रीम कोर्ट बात कर सकती है, बाकी पर बात नहीं कर पाएगी। और यहां पर बात करें, देखो यहां पर कहा गया है कि एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 1996 के ऐतिहासिक फैसले की वजह से दिल्ली के आसपास सैकड़ों खदानें बंद हो गई थी, क्योंकि कोर्ट ने पाया था कि माइनिंग की गतिविधियों से पर्यावरण में ऐसा नुकसान हो रहा है जिससे ठीक नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा नुकसान हो रहा है पर्यावरण को जिसे हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर इतने समय अरावली है वो क्या थी, सुरक्षित हाथों में थी। लेकिन अब जब ये सारा मामला हुआ है, ये परिभाषा बदली गई है, उसके बाद में माना जा रहा है कि चीजों में नुकसान है वो होगा। जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि पर्यावरण है, कंजर्वेशन ग्रुप्स है, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हैबिटाट है उसका लॉस होगा, वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर है उसके नुकसान होगा, जो तेंदुए हैं, लकड़बग्गे हैं, पक्षी है, बहुत सारे छोटे मोटे जो प्रजाति है उसको बहुत बड़ा असर होने वाला है। क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके पास में जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा होती है, वहां पर तो आपको छोटे मोटे जीव, वृक्ष, पेड़ पौधे वो खूब देखने को मिलते हैं, उनका वो आश्रय स्थल है। और जब यहां पर प्रोटेक्शन हट जाएगा, जब वो अरावली में कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, माइनिंग होगी, खादान का काम होगा, वहां से पर्वत उनको साफ कर दिया जाएगा, और उसकी वजह से ये जो जितने भी जीव जंतु है उनमें कमी, उनकी स्थिति है वो बहुत खराब हो जाएगी, पेड़ों में कमी आ जाएगी। जो सरीसृप है छोटे, जो हम बात करें जैसे सांप वगैरह है, जो सरीसृप है उनकी बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है सांप वगैरह कहां पर रहते हैं, तो पर्वतों में घुस के रहते हैं। तो जब पर्वत साफ हो जाएंगे तब क्या होगा, तो उनकी स्थिति है वो खराब हो जाएगी। ये सारी बातें हैं वो कही जा रही है। आपका इस पर क्या मानना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सभी को पता है कि लक्ष्य क्लासेस लेकर आ रहा है आपके लिए 20,000 से ज्यादा पुरस्कार, और ये शानदार पुरस्कार है वो आपके सीधे घर पर पहुंचने वाले हैं। ये कोई ऑफर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जुमला नहीं है, ये मैम कह रहे हैं कि सीधा, बात को ध्यान से समझना, आपके सीधा घर पर पहुंचाने वाले हैं ये 20,000 गिफ्ट, है ना। और जी हां, इस बार बेहद खास होने वाला है और यह अवसर हर विद्यार्थी के लिए होगा। अब ये गिफ्ट क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, ये सारी जानकारी है वो आपको आज रात 11 बजे, सॉरी आज रात 11 बजे नहीं, आज रात 8 बजे 11 दिसंबर को हमारा जो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर वाला जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको तमाम जानकारी है वो मिलेगी। हमारे जो राहुल सर है, आनंद सर है, अनिल सर है, वो आपको सारी चीजें हैं वो बताने वाले हैं कि कैसे आपको इस गिफ्ट को लेना है। लेना मतलब बुक ही करवाना है, बाकी घर पे तो आपके पहुंच ही जाएगा। साथ ही आप सभी को पता होगा राजस्थान पीवाईक्यू की सीरीज है वो हमने आपके लिए लॉन्च कर दी है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिंदी और राजस्थान का इतिहास, ये बुक्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। इससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। साथ ही YouTube पर होने वाली सभी क्लासेस की जो PDF है वो आपको लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है। साथ ही आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट है वो मिलता रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।